Hello everyone, this is Mohit Dagar, advocate from the Merit Law Group and welcome back to another video. In this lecture we will study भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, हम BNSS पढ़ने वाले हैं और आपको मैं बता देता हूं, मैंने BNSS की जो सीरीज चलाई हुई है उसमें मैंने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 193 पूरे करा दिए हैं और आज से हम सेक्शन 194 के बाद वाले प्रावधान पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे BNSS का ये चैप्टर 13 चल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि बताया गया है इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी से हमारे चैप्टर 13 से हमारे बहुत सारे प्री में क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेंगे। और जिस बच्चे ने ठीक है ये चैप्टर 13 BNSS का अच्छे तरह से पढ़ लिया वो जज बिल्कुल बनकर ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए हम विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकंड मैं आपको पढ़ाना चालू करता हूँ सेक्शन 194 ऑफ द BNSS, जो कि बताता है पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड एटसेट्रा। अब पुलिस ऑफिसर्स इंक्वायरी चलाएंगे, ठीक है, और इंक्वायरी किस चीज की चलाएंगे, कोई सुसाइड, ठीक है, कोई खुदकुशी हो गई है या फिर इससे ही जुड़े हुए मैटर्स, ठीक है, तो उसके ऊपर पुलिस ऑफिसर्स इंक्वायरी करेंगे, ठीक है, और रिपोर्ट करेंगे। और रिपोर्ट किसको करेंगे तो वो हम सेक्शन 194 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा जो सेक्शन पहले 174 CRPC का हुआ करता, ठीक है, तो वो हमारा अब सेक्शन 194 हो गया है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है ये भी BNSS का 194। तो हम इसे पढ़ते हैं। देखिए सेक्शन 194 का सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है, देखिए व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, जब एक पुलिसकर्मी होता है, सॉरी एक SHO, मतलब SHO साहब है किसी पुलिस थाने के, देखिए, और सम अदर पुलिस ऑफिसर स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दैट बिहाफ, ठीक है, या फिर कोई और अन्य अधिकारी है पुलिस थाने का जिसको कि राज्य सरकार ने स्पेशली इसी बिहाफ के लिए, ठीक है, इसी केसेस के लिए एम्पावर की आवश्यकता दी हुई है, क्या करने के लिए, रिसीव्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, या तो SHO साहब को कोई जानकारी प्राप्त होती है या फिर उस पुलिस ऑफिसर को जानकारी प्राप्त होती है जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशली इन्हीं सेक्शन 194 के तहत ही, मतलब राज्य सरकार ने नियुक्त किया हुआ है, क्या देखने के लिए, और वो क्या करते हैं, उनके पास कोई जानकारी प्राप्त होती है, क्या करने की, डेट अ पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड, कि एक व्यक्ति ने अब व्यक्ति को मैन वुमेन या फिर ट्रांसजेंडर उसने सुसाइड कमिट कर लिया, ठीक है, मतलब उसने खुदकुशी कर ली। अब देखिए, और हैज बीन किल्ड बाय अनदर, या फिर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति ने मार दिया है, और हैज बीन किल्ड बाय अनदर, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति ने मार दिया है, और देखिए, ठीक है, और देखिए, और बाय एन एनिमल, या फिर एक व्यक्ति को किसी जानवर ने मार दिया है, ठीक है, और बाय मशीनरी, या फिर एक व्यक्ति किसी मशीनरी के द्वारा, ठीक है, वो मर गया है। ठीक है, अब देखिए, और बाय एन एक्सीडेंट, या एक व्यक्ति एक्सीडेंट से, ठीक है, किससे, एक्सीडेंट से, वो दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठा है। देखिए, और हैज डाइड अंडर सर्कमस्टांसेस, या फिर एक व्यक्ति कुछ ऐसे हालातों में मरा है, कैसे हालातों में मरा है, रेजिंग अ रीजनेबल सस्पिशन, कि वो जो जिन हालातों में एक व्यक्ति मरा है ना, वो रीजनेबल सस्पिशन, एक कारणवर शक क्रिएट कर रहे हैं SHO साहब की नजरों में या फिर उस पुलिस ऑफिसर की नजरों में जिसको कि राज्य सरकार ने इसी बिहाफ पे नियुक्त किया हुआ कि तुम क्या करोगे। देखिए, डेट सम अदर पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, और क्या रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट हो रहा है पुलिस ऑफिसर के माइंड में कि एक दूसरे व्यक्ति ने, मतलब किसी व्यक्ति ने इस व्यक्ति के ऊपर अपराध कमिट किया है। ठीक है, ये व्यक्ति मशीन से तो मरा है, पर मशीन से ये मरा कैसे है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने मशीन को मिसयूज करके इसको मारा है। किसी एनिमल की वजह से तो ये व्यक्ति मरा तो है, दिख तो रहा है एनिमल की वजह से मरा है, पर किसी व्यक्ति ने वो एनिमल इसके ऊपर क्या करा है, छोड़ा है एज अ प्रेडिएटर। ठीक है, अब देखिए, ही शैल इमीडिएटली, तो अब ऑफिसर इंचार्ज और SHO साहब, मतलब SHO साहब क्या करेंगे, ही शैल इमीडिएटली, शैल है मैंडेटरी, क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली, तुरंत की तुरंत, गिव इंटीमेटेशन देयर ऑफ, जानकारी दे देंगे, इंटीमेटेशन दे देंगे, किसको दे देंगे, टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, या फिर वो पुलिस ऑफिसर जो कि एम्पावर्ड है राज्य सरकार द्वारा, वो जानकारी दे देगा किसको, जो बिल्कुल पास का एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, कार्यपालिका का मैजिस्ट्रेट बैठा होगा, उनको जानकारी दे देंगे, क्या चीजें करने की, एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट, और जो वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जिसको पुलिस ऑफिसर जानकारी देंगे, वो उनको, उनके पास शक्ति भी होनी चाहिए, वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट को क्या कर सके, इंक्वायर कर सके। ठीक है, अब देखिए, टू होल्ड इंक्वेस्ट, मतलब वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनती है सोसाइटी के मैटर्स में, उसको होल्ड कर सकते हैं। अब देखिए, एंड अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय एनी रूल मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और अब तक के लिए, जब तक के लिए BNSS के तहत कोई और अलग से नियम राज्य सरकार बनाती है, तो आप क्या मान लीजिए, और बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, या फिर कोई जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर आ जाता है इस बिहाफ में, किसका,
जिला अधिकारी का या फिर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट का, शैल प्रोसीड टू प्लेस वेयर द बॉडी ऑफ सच डिजीज इज। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कहां प्रोसीड करेंगे, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कहां प्रोसीड करेंगे, वहां प्रोसीड करेंगे जहां एक व्यक्ति जो कि डिजीज हो चुका है, मर चुका है, उसकी बॉडी रखी हुई है, ठीक है। देखिए इज एंड देयर इन द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स। और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, दो या दो से अधिक जो रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स हैं, ठीक है, ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस के, जहां पर एक डिजीज व्यक्ति की बॉडी है, वहां पर क्या करेंगे, उनको लेके शैल मेक एन इन्वेस्टिगेशन। तो अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल मेड करेंगे कि भाई ये व्यक्ति मरा है, ये व्यक्ति मरा कैसे है, एनिमल की वजह से, किसी मशीनरी की वजह से, या एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति ने मार दिया है, ठीक है। तो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब देखिए और क्या देखेंगे, एंड ड्रॉ अप अ रिपोर्ट। और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब अब क्या करेंगे, एक रिपोर्ट ड्रॉ करेंगे, एक रिपोर्ट बना लेंगे ऑफ द अपरेंट कॉज ऑफ डेथ। और रिपोर्ट में क्या लिखा होगा कि क्या 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 वजह लग सकती है कि ये व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किस वजह से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई, तो अपरेंट कॉज उस रिपोर्ट में लिखा जाएगा, ठीक है। डिस्क्राइबिंग सच बाउंड, और उस रिपोर्ट में जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब द्वारा बनेगी उसमें क्या लिखा जाएगा, डिस्क्राइबिंग सच बाउंड। वो जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब है वो रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, इंक्वेस्ट होल्ड करेंगे, ठीक है, इंक्वेस्ट होल्ड करेंगे, और इंक्वेस्ट में ठीक है वो रिपोर्ट बनाएंगे, और उस रिपोर्ट में क्या लिखेंगे, इंक्वेस्ट रिपोर्ट में क्या लिखी जाएगी, इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट द्वारा, और इंक्वेस्ट रिपोर्ट में क्या मेंशन होगा कि अपरेंट कॉज, प्रथम दृष्टिया से क्या लगता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु का कारण होगा, वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट में लिख देंगे, इंक्वेस्ट रिपोर्ट में। और देखिए डिस्क्राइबिंग सच वोन्स, तो उस रिपोर्ट में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब वोन्स, उस व्यक्ति को क्या वोन्स मतलब चोट लगी हुई है, फ्रैक्चर्स, ब्रूसेस एंड अदर मार्क्स ऑफ इंजरी, या फिर कोई और अन्य मार्क है इंजरी के, ठीक है, ब्रूसेस के, फ्रैक्चर के, तो वो भी लिखा जाएगा, ठीक है। एज में बी फाउंड ऑन द बॉडी, जैसा कि मिलता है उस मृत व्यक्ति की, डिजीज व्यक्ति की बॉडी पर, ठीक है। एंड स्टेटिंग इन व्हाट मैनर और बाय व्हाट वेपन और इंस्ट्रूमेंट सच मार्क्स अपीयर टू हैव बीन इन्फ्लिक्टेड। और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब अपनी इंक्वेस्ट रिपोर्ट में यह भी स्टेट करेंगे, क्या स्टेट करेंगे कि किस तरीके से और किस वेपन से या फिर किस इंस्ट्रूमेंट से, किस हथियार से या फिर किस इंस्ट्रूमेंट से ये मार्क्स जो इस मृत व्यक्ति के शरीर पर है, ये किस तरीके से और किस वेपन और इंस्ट्रूमेंट की वजह से आए हुए लगते हैं। तो ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट में सारी चीज दर्ज की जाएगी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब द्वारा। तो हमारे सेक्शन 194 सबसेक्शन 1 यही खत्म होता है। इसमें एक मिडिल पार्ट है जो मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं। देखिए एक बार क्या लिख रहा है उसमें, देखिए उसमें क्या लिख रहा है, रीजनेबल सस्पिशन से पढ़ रहा हूं। देखिए रीजनेबल सस्पिशन that some other person has committed an offense, he shall immediately give intimation thereof to the nearest executive magistrate। तो पुलिस ऑफिसर तो खबर दे देगा किसको, नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को। अब देखिए एम्पावर टू होल्ड इंक्वेस्ट, तो वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जिसको खबर दी जाएगी ना, वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होल्ड करने के लिए एम्पावर्ड भी होना चाहिए। और देखिए एंड अनलेस ordered, directed and unless otherwise directed by any rule made by the state government or by any general or special order of the district or SDM, ठीक है, district or SDM shall proceed to the place where the body of deceased person is। तो बताया गया कि राज्य सरकार ने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को और अलग से कोई नियम राज्य सरकार ने उसको बताए हैं तो वो मानने पड़ेंगे, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट या फिर सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट ने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब को कोई नियम बताए हुए हैं, ठीक है, तो वो मानने पड़ेंगे। और तुरंत शैल, उनको जाना ही पड़ेगा। कहां उनको जाना पड़ेगा, उनको जाना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, उनको जहां डिजीज व्यक्ति की बॉडी है ना एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को वहां जाना पड़ेगा, और वहां क्या करना पड़ेगा, अपनी एक रिपोर्ट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट रेडी करनी पड़ेगी, जिसमें लिखना पड़ेगा कि क्या कारण उन्हें लगते हैं कि इस व्यक्ति की अपरेंट डेथ के कॉजेज है, वो लिखने पड़ेंगे, ठीक है। क्या और क्या कारण हो सकता है इन व्यक्ति के ऊपर, जो डिजीज व्यक्ति है उसके ऊपर वाउंड्स, ठीक है, कोई चोट के निशान है, कोई फ्रैक्चर है, ठीक है, या कोई फिर ब्रूसेस है, ठीक है, तो और वो किस वेपन और इंस्ट्रूमेंट से लगे हुए लगते हैं, तो वो सब इंक्वेस्ट रिपोर्ट में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब लिखेंगे। तो सेक्शन 194 में आप मेंशन कर लीजिए कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। और पर इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब को एम्पावर्ड भी होना पड़ेगा, और एम्पावर्ड कौन करेगा, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को कोई रूल्स बता रहा है कि आप और क्या क्या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब को बताएंगे कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट में वो क्या क्या और मतलब कैसे वो प्रोसीड करेंगे स्पोर्ट पे, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 194 का सबसेक्शन 1। अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 2 जो कि बताता है द रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय सच पुलिस ऑफिसर एंड अदर पर्संस। तो वो रिपोर्ट जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब बनाएंगे वो पुलिस कर्मियों द्वारा भी हस्ताक्षर की जाएगी, ठीक है, एंड अदर पर्सन, या और व्यक्ति द्वारा भी हस्ताक्षर किया जाएगा।
तो पुलिस ऑफिसर कौन से वाले, जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आपको खबर देते कि एक व्यक्ति मर गया है और वो व्यक्ति रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट हो रहा है कि किसी व्यक्ति ने इसके ऊपर मतलब अपराध कमिट किया है, ठीक है, और वो व्यक्ति मशीनरी से मरा है, उसने सुसाइड करी है, तो अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब जो रिपोर्ट बनाएंगे उस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कौन करेगा, वो पुलिसकर्मी जिनको एक डेथ की सूचना मिली थी। और एन अदर पर्सन में कौन है, वो जो 2 और मोर इनहेबिटेंट्स थे ना, जो 2 और मोर रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स थे, वो भी उस रिपोर्ट पर, इंक्वेस्ट रिपोर्ट पर जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब ने बनाई उस पर हस्ताक्षर करेंगे। देखिए, और बाय सो मेनी ऑफ देम एज कनकर देयरिन, और जितने भी व्यक्ति वहां आ जाते हैं वो सारे हस्ताक्षर कर सकते हैं, ठीक है। एंड शैल बी फॉरवर्डेड टू द डीएम, और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब इनक्वेस्ट रिपोर्ट बना के सीधा किसको फॉरवर्ड कर देंगे, जिला अधिकारी साहब को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड कर दी जाएंगे। यही प्री का क्वेश्चन है। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब किसको फॉरवर्ड करेंगे, डीएम साहब को फॉरवर्ड कर देंगे, और हस्ताक्षर उस इंक्वेस्ट रिपोर्ट पर जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब ने, ठीक है, खुदकुशी के मैटर में बनाई है, तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट पे कौन कौन साइन करेगा, पुलिस ऑफिसर्स करेंगे, और जो वो 2 या 2 से अधिक रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स उस जगह पर जहां पे डिजीज व्यक्ति की बॉडी है वहां पर है तो वो भी साइन करेंगे, या फिर और जो व्यक्ति कनकर वहां पे होते हैं मौजूद वो भी साइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 194 का सबसेक्शन 2, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। अब देखिए सबसेक्शन 3, व्हेन, जब क्या होता है, सब हेड 1 देखिए। अब द केस इन्वॉल्व सुसाइड बाय वुमेन विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज। तो अब इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब, ठीक है, एक रिपोर्ट जहां डिजीज व्यक्ति की बॉडी रखी गई है, ठीक है, पाई जाती है, सूचना मिलती है पुलिसकर्मी द्वारा, और वो कहते हैं कि एक कि मैजिस्ट्रेट साहब जो व्यक्ति ने सुसाइड किया है वो तो महिला है, और महिला की अभी 7 साल भी शादी के पूरे नहीं होते, उन्होंने खुदकुशी कर ली है। और क्या हो सकता है, देखिए 2, the case relates to the death of a woman within 7 years of unmarriage in any circumstances raising a reasonable suspicion that some other person committed an offense in relation with such woman। या फिर जो केस है संदर्भित किससे, जो जानकारी प्राप्त होती है वो सीधे सीधे संदर्भित किससे है, एक वुमेन की, तो एक महिला की तो डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, पर 7 साल उसकी शादी को पूरे भी नहीं होते तब उसकी मतलब एक महिला की मृत्यु हुई है। और जो वो केस है जिस सर्कमस्टांस में, जिन हालातों में महिला की मृत्यु हुई लगती है, वो एक रीजनेबल सस्पिशन, एक कारणवश शक पैदा कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स के अंदर या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के अंदर, क्या, that some other person committed an offense in relation to such woman, कि किसी और व्यक्ति ने इस महिला के प्रति अपराध कमिट किया, घटित किया। तो अब देखिए क्या होगा, सब हेड 3, the case relates to the death of a woman within 7 years of her marriage and any relative of the woman has made a request in this behalf। कि जो केस, जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब को जानकारी मिली है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस में एक महिला की मृत्यु हो गई है, और उस महिला की मृत्यु उसकी शादी के 7 साल भी पूरे नहीं होते उन हालातों में हुई है, और अब महिला के जो रिश्तेदार हैं, मतलब उनके पेरेंटल होम के जो रिश्तेदार, उन्होंने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को क्या करने के लिए रिक्वेस्ट की है कि आप क्या करिए, वो आगे बताऊंगा। 4, देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ। अब एक डाउट आ गया है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब के मन में, कोई शंका क्रिएट हो गई है कि किसके संदर्भ में, कि इस मृत्यु के संदर्भ में, कि कोई डाउट है। क्या डाउट है, देखिए अब सब हेड 5, द पुलिस ऑफिसर फॉर एनी अदर रीजन कंसीडर्ड इट एक्सपीडिएंट सो डू। तो ये जो सब सेक्शन 3 में जो सारे सब हेड, ये सब हेड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये सारे जो केसेस में जो आशंकाएं लगा रहे हैं वो पुलिसकर्मी साहब लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, देखिए, ही शैल, तो पुलिसकर्मी साहब क्या करेंगे, ही शैल, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ, जो राज्य सरकार ने इस बिहाफ पे, ठीक है, जो सबसेक्शन 3 के बिहाफ पे कोई नियम बना रखे, तो उनके तो वो पुलिसकर्मी साहब उनके तो अधीन रहेंगे, मानेंगे, और नहीं तो क्या करेंगे, फॉरवर्ड द बॉडी विद अ व्यू टू इट्स बीन एग्जामिन्ड टू द नियरेस्ट सिविल सर्जन। तो जो पुलिसकर्मी साहब है वो बॉडी को फॉरवर्ड कर देंगे उस महिला की, और किसके पास, नियरेस्ट सिविल सर्जन के पास फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। महिला जिसकी 7 साल भी शादी के पूरे नहीं होते, उनकी डेथ हो जाती है वो, और कोई अन्य पुलिसकर्मी साहब को यह लगता है कि डेथ के कारण में कोई, मतलब डेथ किस कारण से हुई है उसमें, मतलब साफ लगता नहीं है क्या डेथ के कारण हो सकते हैं, तो उसके लिए डाउट आ जाता है पुलिस ऑफिसर के मन में, और तो बॉडी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कहा, नियरेस्ट सिविल सर्जन के पास। अब वो क्या करेंगे, देखिए, और अदर क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन, या फिर अगर नियरेस्ट सिविल सर्जन नहीं है तो कोई और अन्य व्यक्ति है जो कि क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन, उसके पास कर दी जाएगी फॉरवर्ड बॉडी पुलिस ऑफिसर द्वारा। और देखिए, अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब जो अदर सिविल सर्जन अवेलेबल नहीं है तो कोई अदर मेडिकल पर्सन है जिसको कि राज्य सरकार ने नियुक्त कर रखा है, बॉडी को उसके पास ही पुलिस ऑफिसर भिजवा देंगे। देखिए, इफ द स्टेट ऑफ द वेदर एंड द डिस्टेंस एडमिट ऑफ इट्स बीइंग सो फॉरवर्डिंग विदाउट रिस्क ऑफ बीइंग
प्यूट्रिफिकेशन ऑन द रोड एज वुड रेंडर सच एग्जामिनेशन यूजलेस। तो क्या करेंगे, इफ द स्टेट ऑफ द वेदर एंड द डिस्टेंस एडमिट ऑफ इट्स बीइंग सो फॉरवर्डेड विदाउट रिस्क ऑफ बीइंग प्यूट्रिफिकेशन ऑन द रोड एज वुड रेंडर सच एग्जामिनेशन यूजलेस। भाई अगर बॉडी इस हालात में हो चुकी है कि बॉडी मतलब जिस जगह सिविल सर्जन के पास भिजवानी बॉडी वहां तक जा ही नहीं सकेगी, बॉडी प्यूट्रिफिकेशन, बॉडी सड़ जाएगी, तो उस हालात में जब मेडिकल एग्जामिनेशन यूजलेस हो जाएगा तो बॉडी को उस हालात में नहीं भिजवा जाएगा। ठीक है, तो इससे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहां आप लिख लेंगे इफ बॉडी सो प्यूट्रिफाइड देन पुलिस ऑफिसर विल नॉट सेंड, ठीक है, टू सिविल सर्जन, ठीक है, टू सिविल सर्जन। तो ये था हमारा सेक्शन 194 का सब सेक्शन 3, जो कि मैंने आपको पढ़ाया कि कोई भी डाउट आशंका जाती पुलिस कर्मी के मन में कि एक व्यक्ति जो मरा है वो महिला है और उस महिला के भी 7 साल भी शादी को पूरे नहीं हुए थे, तो उनकी बॉडी को भिजवाया जा सकता है देखने के लिए कि क्या कारण है जिनकी वजह से इनकी डेथ हुई है। और भी अन्य जो इसमें सब सेक्शन 3 में मैंने पढ़ा है वो वाले सारे कारण है, पुलिस कर्मी को लगता है कि नहीं बॉडी की मेडिकल जांच होनी चाहिए तो भिजवा देंगे। अब देखिए सेक्शन 194 का सब सेक्शन 4 क्या कहता है, द फॉलोइंग मैजिस्ट्रेट्स आर एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट नेमली। तो अब सब सेक्शन 4 में क्लियर कर रखा है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब नहीं और भी मैजिस्ट्रेट साहब इंक्वेस्ट होल्ड कर सकते हैं। क्या क्या है वो देखिए सब सेक्शन 4, नेमली द एनी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो कोई भी जिला अधिकारी इंक्वेस्ट होल्ड कर सकता है, और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या फिर कोई और अन्य सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट भी होल्ड कर सकता है, एंड एनी अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या फिर कोई और अन्य कार्यपालिका का एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है वो भी इंक्वेस्ट होल्ड कर सकते हैं। पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को स्पेशली एम्पावर्ड भी किया होना चाहिए, किसके द्वारा, या तो किसके द्वारा, या तो राज्य सरकार के द्वारा या फिर जिला अधिकारी के द्वारा। ठीक है, तो एज जनरल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब नहीं जाएंगे जब तक कि राज्य सरकार के इंक्वेस्ट होल्ड करने के बिहाफ में कोई नियम नहीं आ जाते। और जनरली पावर किसकी है इंक्वेस्ट होल्ड करने की, डीएम साहब की और एसडीएम साहब की। पर नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब भी कर सकते हैं, पर इस बिहाफ में राज्य सरकार या फिर डीएम साहब उन्हें स्पेशली एम्पावर्ड करेंगे, तभी हमारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब इंक्वेस्ट होल्ड करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आप लिख लीजिए सेक्शन 194 के साइड में आप लिख सकते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, होल्ड करते हैं इफ स्पेशली एम्पावर्ड बाय डीएम और स्टेट गवर्नमेंट। आप ये लिख लीजिए सेक्शन 194 के साथ में। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 194 पूरा हुआ। अब हम पढ़ेंगे हमारा सेक्शन 195 ऑफ द BNSS। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 195 ऑफ द BNSS। ठीक है, फिर हमारा 196 रह जाएगा, फिर हमारा चैप्टर 13 ठीक है पूरा हो जाएगा, जो कि हमारा बहुत ही मेजर चंक मैंने आपको करवा रहा हूं मैं। आप देखिए सेक्शन 195 पावर टू समन पर्संस। अब शक्ति है, ठीक है, अब शक्ति है किसकी, जो ऑफिसर, जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या डीएम एसडीएम क्या इंक्वेस्ट होल्ड कर रहे हैं, उनकी शक्ति है कि वो सम्मन कर सकते हैं पर्संस को, व्यक्ति को। अब देखिए सेक्शन 195 का सब सेक्शन 1, अ पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 194 में। अब जो पुलिसकर्मी प्रोसीड आगे बढ़ रहा है सेक्शन 194 के तहत, जिसको की सूचना प्राप्त होती है कि भाई एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई मशीनरी से किसी एनिमल के कारण, ठीक है, और उन पुलिसकर्मी को रीजनेबल सस्पिशन मन में एग्जिस्ट हो जाता है कि इस व्यक्ति के प्रति तो किसी ने कोई अपराध घटित किया है, तो उन्हीं पुलिसकर्मी के बारे में बता रखा है। क्या बता रखा है, अब पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 194 में, तो पुलिस ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन है जो कि सेक्शन 194 के अंतर्गत आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या करने की, बाय ऑर्डर इन राइटिंग समन 2 और मोर पर्संस एज ऑफरसेड फॉर द पर्पस ऑफ सेड इन्वेस्टिगेशन, की पुलिसकर्मी साहब लिखित में एक ऑर्डर निकालेंगे और क्या करेंगे, सम्मन 2 और मोर पर्संस, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति को सम्मन भेज देंगे, क्या करने के लिए, एज ऑफरसेड, जो ऊपर बताया गया है, ठीक है, टू इनहेबिटेंट्स को, रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स को सम्मन भेज देंगे, क्या करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ सेड इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ जो वो जांच पड़ताल करेंगे, ठीक है, कैसे यह व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस बारे में। ठीक है, अब देखिए, एंड एनी अदर पर्सन हु अपीयर्स टू बी अकाउंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड एवरी पर्सन सो समन्ड शैल बी बाउंड टू अटेंड। ठीक है, और पुलिसकर्मी साहब सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को और व्यक्ति को भी बुला सकते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति को तो बुला सकते हैं, जो कि ऊपर बताए गए थे, टू रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स को, इनहेबिटेंट्स को। ठीक है, पर पुलिसकर्मी जो कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि एक व्यक्ति कैसे मरा है, सुसाइड की वजह से, सुसाइड के कारण क्या है, तो उसके लिए
और व्यक्तियों को भी सम्मन कर सकते हैं जो कि पुलिस कर्मी को लगता है कि ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के साथ एक्वेंटेड है। तो अब देखिए, एंड एवरी पर्सन सो सम्मन्ड, तो अब जो जिस भी व्यक्ति को पुलिस कर्मी ने सम्मन किया है तो शैल बी बाउंड, तो वो व्यक्ति बाध्य है, बाउंड है क्या करने के लिए, टू अटेंड एंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चंस। क्या जो पुलिसकर्मी उस सम्मन किए हुए व्यक्ति से जो पूछेंगे तो वो विटनेस, वो व्यक्ति जिसको सम्मन भेजा गया है पुलिसकर्मी द्वारा, वो आएंगे पुलिसकर्मी के पास और जो भी पुलिसकर्मी द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का सही से बिल्कुल ट्रूली, सत्य, ट्रूली मतलब सच्चे तरीके से उत्तर देंगे। अब देखिए, अदर देन क्वेश्चन द आंसर टू विच, पर वो वाले क्वेश्चन अगर पुलिस वाले ने पूछ लिया ना कि भाई जिस व्यक्ति को सम्मन देके बुलाया है वो ही फंस सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस वो अवॉइड कर देंगे, वो व्यक्ति नहीं बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन द आंसर टू विच वुड हैव टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू अ क्रिमिनल चार्ज और टू अ पेनल्टी और फोरफीचर। अगर पुलिसकर्मी ने, ठीक है, सेक्शन 194 के तहत वो इन्वेस्टिगेशन मेड करा कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई कैसे है, सुसाइड तो उसने की है पर उसको रीजनेबल सस्पिशन आ रहा है सुसाइड इसने खुद नहीं किया, किसी और व्यक्ति ने इसके विरुद्ध अपराध किया है, तो अब उस बारे में दो या दो से अधिक व्यक्ति को सम्मन भेज देंगे या फिर और अन्य व्यक्ति को भेज सकते हैं पुलिस ऑफिसर सम्मन, क्योंकि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के साथ मतलब भली भांति परिचित है। तो अब वो व्यक्ति बाध्य है कि वो पुलिसकर्मी द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर सही सही ट्रूली देंगे बिल्कुल। ठीक है, और क्या होगा, लेकिन पुलिसकर्मी ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसके आंसर देने में वो ही फंस सकते हैं, मतलब उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज या फिर पेनल्टी या फिर फोरफीचर आ सकता है, तो उसका वो उत्तर नहीं देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 195 का सबसेक्शन 1। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 195 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो। Provide that no male person under the age of 15 years or above the age of 60 years or a woman or a mentally or physically disabled person or person with acute illness shall be required to attend at any place other than the place where such person resides। तो बताया गया है कि कोई भी पुरुष, कोई भी मेल पर्सन जो कि 15 साल से कम की आयु का है या फिर वो 60 साल से ज्यादा की आयु का, या कोई महिला है या फिर कोई मेंटली मानसिक रूप से और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन या फिर शारीरिक रूप से अपाहिज व्यक्ति है, और अ पर्सन विद एक्यूट इलनेस, या फिर एक व्यक्ति है जिसको एक्यूट इलनेस बहुत ही गंभीर बीमारी है, ठीक है, शैल बी रिक्वायर्ड, उन व्यक्तियों को नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, टू अटेंड एट एनी प्लेस, जिस व्यक्ति इन व्यक्तियों को नहीं बुलाया जाएगा एक पुलिसकर्मी द्वारा जो कि सेक्शन 194 के तहत इंक्वेस्ट रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि एक व्यक्ति मरा कैसे, जिसने सुसाइड किया। ठीक है, अब उनको नहीं बुलाया जाएगा, और उनको कहां बुलाया जाएगा, अदर देन द प्लेस वेयर सच पर्सन रिजाइड। तो जो ये 15 साल से कम की आयु का बालक है, 60 साल से ज्यादा की उम्र का जो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, मेल, ठीक है, या फिर कोई भी वुमेन या फिर कोई भी मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्ति, उनको उनके घर पे ही जाके पुलिसकर्मी उनसे मतलब कुछ भी अगर जांच पड़ताल करनी है, उनसे कुछ पूछना है तो उनके घर पे जाके ही पूछेंगे, उनको किसी भी जगह पर नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था सेक्शन 195 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो 1। तो आप इसमें बस मार्क कर लीजिए, नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स, ठीक है, 60 ईयर्स, अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स, ठीक है, वुमेन, मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, एक्यूट इलनेस शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड अदर देन अ प्लेस। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 195 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो 1। अब हम बढ़ते हैं प्रोवाइजो 2, जो कि बताता है provide further that if such person is willing to attend and answer at police station such person may be permitted so do। अब बताया गया कि वो मेल जो कि 15 साल से कम की आयु के नीचे है या फिर 60 साल से आयु के ऊपर है, या वुमेन है, या फिर कोई मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड, वो अपनी इच्छा से अगर पुलिस स्टेशन में आना चाहता है कुछ चीज बताने के लिए पुलिसकर्मी को, जो कि सेक्शन 194 इंक्वेस्ट रिपोर्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो वो आ सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 195 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो 2, इंपोर्टेंट है। ठीक है, विलिंग इसमें मार्क कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 195। इफ द फैक्ट्स डू नॉट डिस्क्लोज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस टू व्हिच सेक्शन 190 अप्लाइज, अगर तथ्य, ठीक है, ऑफिसर जो पुलिस ऑफिसर इंक्वेस्ट रिपोर्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन होल्ड कर रहा था, उसको जो व्यक्ति को उन्होंने सम्मन भेजे पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने कोई आके विटनेसेस ने जो इनको पुलिसकर्मी ने सम्मन भेजा था अंडर सेक्शन 195 सबसेक्शन 1, तो वो उन्होंने कुछ आके तथ्य बताए। अब वो तथ्य बिल्कुल भी पुलिसकर्मी को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, वो तथ्य जो उन व्यक्तियों ने बताए जिनको सम्मन भेजा गया था, वो आके बता देते सारी बात पुलिसकर्मी को। अब जो पुलिसकर्मी है उनको बिल्कुल भी यह नहीं लग रहा कि ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, तो संज्ञेय अपराध नहीं है। तो अब देखिए क्या होगा, टू विच सेक्शन 190 अप्लाइज, तो अगर कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध होता जिसमें सेक्शन 190 BNSS के प्रावधान लग जाते, मतलब एविडेंस सफिशिएंट मिल जाते पुलिसकर्मी को, तो वो आगे केस को भेज देते। पर ये देखिए 10% शैल नॉट बी रिक्वायर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर टू अटेंड अ मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो अब वो व्यक्ति जिसको सम्मन भेजा गया था, ठीक है, एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन पुलिसकर्मी कर रहा था, तो जिन व्यक्ति को सम्मन भेजा गया था, उन्होंने जो तथ्य बताया पुलिसकर्मी को, उससे पुलिसकर्मी को यह बिल्कुल भी नहीं लगा कि कोई
कोग्निजेबल, मतलब कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, तो अब वो व्यक्ति जिसको पुलिस कर्मी द्वारा सम्मन भेजा गया था, वो उनको नहीं बोला जाएगा कि तुम मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाओ, नहीं, उनको नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सबसेक्शन 2। ठीक है, तो ये था हमारा सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 195। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 196 ऑफ द BNSS। ठीक है, तो ये कहता है इंक्वायरी बाय मैजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब इन्वेस्टिगेशन तो मैजिस्ट्रेट कर ही नहीं सकते, ठीक है, बाहर है, लेकिन अब सेक्शन 196 में इंक्वायरी चला सकते हैं कौन? मैजिस्ट्रेट साहब। और किस में चला सकते हैं? कॉज ऑफ डेथ की। एक व्यक्ति जो कि मशीन से, एनिमल से उसने सुसाइड की है, तो वो मरा क्यों है, क्या हालात उत्पन्न हुए थे जो उसकी मृत्यु हुई है, तो अब मैजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी चलाएंगे। और ये कौन से मैजिस्ट्रेट साहब है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है या डीएम है या एसडीएम है। ठीक है, तो ये देखिए सेक्शन 196 हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सब सेक्शन 1 देखिए। अब पानी पी लेता हूं, एक सेकंड रुकिए। अब सेक्शन 196 का सबसेक्शन 1, when the case is of the nature referred to in clause 1 और clause 2 of subsection 3, तो मुकदमा एक ऐसा है, मतलब इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो होल्ड कर रहे हैं एक कर्मचारी, वो मुकदमा ऐसा है जो कि हमारे सेक्शन 194 के, ठीक है, सबसेक्शन 3 के क्लोज 1 और क्लोज 2 में दे रखा है। मतलब महिला का कोई मामला, और महिला के मामला कैसा है कि महिला के 7 साल भी शादी को पूरे नहीं हुए थे और महिला ने खुदकुशी कर लिया, वो मामला है। क्लोज 2 में कौन सा था? क्लोज 2 में सबसेक्शन 3 के 194 के कि एक केस ऐसा जिसमें महिला की मृत्यु तो हुई है पर वो 7 साल उसकी शादी को पूरी नहीं हुई तब हुई है, और सरकमस्टांस कुछ हालात ऐसे दिखाते हैं उस महिला की खुदकुशी के कि रीजनेबल सस्पिशन पुलिस ऑफिसर के मन में अराइज हो जाता है कि कोई और व्यक्ति है संदर्भित जिसने महिला के प्रति अपराध किया है। ठीक है, जिसने महिला के प्रति अपराध किया है। तो अब यही बता रहा है हमारा सेक्शन 196 का सबसेक्शन 1 क्या बता रहा है? वेयर when the case is of the nature referred to in clause 1 or clause 2 of subsection 3 of section 194, तो केस 194 सबसेक्शन 3 के क्लोज 1 और 2 वाला है। तो देखिए क्या होगा, द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट, तो अब जो सबसे नजदीक का मैजिस्ट्रेट है, मतलब एसडीएम है, डीएम है या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो कि एम्पावर्ड है कि वो इंक्वेस्ट होल्ड कर सकते, तो वो क्या करेंगे? देखिए, एंड इन एनी अदर केस मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ section 194, any magistrate so empowered may hold an inquiry into cause of death in either instead of or in addition to the investigation held by police officer। ठीक है, तो अब जो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 194 में जो केसेस बताए गए थे कि एनिमल द्वारा, ठीक है, मशीनरी द्वारा या फिर सुसाइड के द्वारा डेथ हो जाती है एक मेल की, ठीक है, और सबसेक्शन 3 के क्लोज 1 और 2 में यह बताया गया था कि कोई महिला के 7 साल शादी के नहीं होते, वो खुदकुशी कर लेते। तो अब ये बता रहा है कि जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं जिनको, जो कि एम्पावर्ड है कि वो इंक्वेस्ट होल्ड कर सकते हैं, वो भी क्या चला सकते हैं, साथ ही साथ वो क्या चला सकते थे? एम्पावर्ड में होल्ड एन इंक्वायरी। ठीक है, तो उधर पुलिसकर्मी इस इन मैटर में जहां डेथ हुई है एक महिला की 7 साल के अंदर शादी के, या फिर कोई और व्यक्ति है जो कि सेक्शन 194 के सबसेक्शन 1 के तहत जिसकी डेथ हुई है मशीनरी के द्वारा, एनिमल के द्वारा, सुसाइड के द्वारा, तो पुलिसकर्मी उधर अपनी इन्वेस्टिगेशन चला देगा इस मुद्दे पर, और साथ साथ इन एडिशन जो मैजिस्ट्रेट साहब है जो इंक्वेस्ट होल्ड कर सकते हैं, वो साथ साथ अपने कोर्ट में ये क्या कर देंगे? वो इंक्वायरी चला देंगे। अब देखिए क्या होगा, ठीक है, इधर इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन ऑफ, या तो मैजिस्ट्रेट साहब जो इंक्वायरी चलाएंगे वो पुलिसकर्मी को कह देंगे भाई रहने दो, तुम इन्वेस्टिगेशन मत करो, मैं इंक्वेस्ट होल्ड कर लेता हूं, या फिर पुलिसकर्मी को वो बोल देंगे कि तुम भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करो और मैं साथ साथ इंक्वायरी चला देता हूं। अब देखिए क्या होगा, देखिए, ठीक है, अब देखिए क्या है सेक्शन 196 के सबसेक्शन 1 के लेटर पार्ट में, एंड इफ ही डज सो ही शैल हैव ऑल द पावर्स इन कंडक्टिंग इट व्हिच ही वुड हैव इन होल्डिंग एन इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस। अगर कि अब इंक्वायरी साथ के साथ वो वाले मैजिस्ट्रेट चलाते जो एम्पावर्ड है इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए, तो वो सारी की सारी क्या करेंगे? ही शैल हैव ऑल द पावर्स इन कंडक्टिंग इट व्हिच ही वुड हैव एन होल्डिंग एन इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस। उनके पास सारी पावर्स रहेगी, सारी शक्तियां रहेंगी जब वो एक इंक्वायरी होल्ड करते हैं एक अपराध में, तो वो जब इंक्वेस्ट होल्ड करेंगे, इंक्वेस्ट की इंक्वायरी मतलब इंक्वेस्ट रिपोर्ट के लिए इंक्वायरी होल्ड करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब, तो उनके पास सारी वो शक्ति रहेगी जो एक अपराध में इंक्वायरी होल्ड करने के लिए होती है। ठीक है, तो मतलब सीधे सीधे डीएम, एसडीएम और जो कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब है उनके पास भी जो BNSS में जो मैजिस्ट्रेट्स को, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को जो पावर दी गई है एक अपराध की इंक्वायरी होल्ड करने में, वही उनको पावर दे दी जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 196 का सबसेक्शन 1। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखिए सबसेक्शन 2, वेयर, जहां क्या, ए एनी पर्सन डाइज और डिसअपीयर, जहां एक व्यक्ति मर जाता है या फिर एक व्यक्ति गायब हो जाता है, और सब क्लोज बी, रेप इज अरेस्ट टू हैव बीन कमिटेड ऑन एनी वुमन, बलात्कार,
ठीक है, बलात्कार हुआ, मतलब बलात्कार का आरोप लगे हैं कि महिला, मतलब महिला के ऊपर बलात्कार हुआ लगता है, ठीक है, मतलब महिला के ऊपर बलात्कार हुआ है, रेप कमिट हुआ है, तो देखिए क्या होगा, वाइल सच पर्सन और वुमेन इज इन कस्टडी, अब वो व्यक्ति जो कि अब वो व्यक्ति अब वो वुमेन, ठीक है, हिरासत में है ऑफ द पुलिस, किसकी, पुलिस कर्मी की, और इन एनी अदर कस्टडी ऑथराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ द कोर्ट, और या फिर कोई और अन्य कस्टडी में वो व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति है जिसको कि कोर्ट ने ऑथराइज बाय द मजिस्ट्रेट और द कोर्ट, ठीक है, या फिर एक व्यक्ति या फिर एक महिला कस्टडी में, हिरासत में है पुलिस की, ठीक है, और इन एनी अदर कस्टडी, या फिर एक महिला और एक व्यक्ति किसी अन्य कस्टडी में है ऑथराइज बाय द मजिस्ट्रेट, और उस महिला की या फिर एक व्यक्ति कस्टडी मजिस्ट्रेट साहब ने, ठीक है, डीएम, एसडीएम या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब ने ऑथराइज की हुई है, या फिर कोर्ट ने ऑथराइज की हुई अदालत ने। अब देखिए, अंडर दिस संहिता इन एडिशन टू द इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हेल्ड बाय द पुलिस एंड इंक्वायरी शैल बी हेल्ड बाय द मजिस्ट्रेट विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। अब जो अगर एक व्यक्ति गायब हो जाता है, व्यक्ति मर जाता है, या फिर एक महिला के प्रति रेप का अपराध की सूचना मिलती है, तो अगर यह व्यक्ति, ठीक है, यह व्यक्ति जो गायब हो जाता है, या फिर वो व्यक्ति, ठीक है, जो वो व्यक्ति जो रेप कर देता है एक महिला के ऊपर, तो इंक्वायरी कौन चला सकता है? इंक्वायरी तो भाई कोर्ट चलाएगी रेप वाले ऑफेंस में। तो ये कह रहा कि लेकिन जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होल्ड करने के लिए जो मजिस्ट्रेट, ईएम, डीएम, ठीक है, ईएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी उसके प्रति इंक्वायरी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 196 का सबसेक्शन 2, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए सबसेक्शन 3, द मजिस्ट्रेट होल्डिंग सच एन इंक्वायरी शैल रिकॉर्ड द एविडेंस टेकन by him in connection therewith in any manner herein after specified according with the circumstances of the case। अब जो मजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी होल्ड कर रहे हैं एक अपराध पे, जो कि मतलब इंक्वेस्ट रिपोर्ट पे, मतलब एक डेथ के केस पे ईएम, डीएम या एसडीएम इंक्वायरी होल्ड कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या क्या एविडेंसेस लिए, क्या क्या सबूत, गवाहियां ली, तो वो भी क्या करेंगे, वो इन कनेक्शन देयरविद इन एनी मैनर स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस, ठीक है, रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब ईएम, डीएम और एसडीएम भी जो इंक्वायरी, इंक्वेस्ट रिपोर्ट के ऊपर इंक्वायरी चला रखी है, उसके प्रति एविडेंसेस, गवाहियां भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 4, whenever such magistrate consider it expedient to make an examination of the dead body of any person, तो यह मैजिस्ट्रेट साहब को क्या लगता है, आवश्यक लग जाता है, एक्सपीडियंट लग जाता है, क्या, टू मेक एन एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, की परीक्षा लेनी चाहिए एक डेड बॉडी की, मतलब एग्जामिनेशन करना चाहिए डेड बॉडी का, ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति की, हु हैज बीन ऑलरेडी इंटर्ड, जिस व्यक्ति को ऑलरेडी इंटर्ड कर दिया गया है, ठीक है, इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ द डेथ द मैजिस्ट्रेट मे कॉज द डेड बॉडी ऑफ द डिसइंटर्ड एंड एग्जामिन्ड। एक व्यक्ति जिसको क्या किया गया है, मैजिस्ट्रेट साहब जो इंक्वायरी होल्ड कर रहे हैं, एक व्यक्ति की सुसाइड से कैसे डेथ हुई है, क्या रीजंस हो सकते हैं, तो उसको इंटर्ड कर दिया गया, मतलब उसका पोस्टमार्टम वगैरह करवा के उसको दोबारा, मतलब उसको ओके कंडीशन में, मतलब उसको पैक कर दिया गया उसके क्रिमिनेशन के लिए। तो अब अगर मैजिस्ट्रेट साहब को ये लगता है ना, दोबारा क्या लगता है, उस इंक्वायरी के लिए, जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट पर एक व्यक्ति कैसे मरा है, वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट बना रहे हैं मैजिस्ट्रेट साहब, ठीक है, ईएम, डीएम या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब बना रहे हैं, ठीक है, ईएम, डीएम या एसडीएम साहब बना रहे हैं। तो अगर एक डेड बॉडी को इंटर्ड कर दिया गया है, अगर दोबारा मैजिस्ट्रेट साहब को यह लगता है कि डेड बॉडी की एग्जामिनेशन करना जरूरी है इस इंक्वायरी के लिए, तो वो दोबारा उस इंटर्ड व्यक्ति को दोबारा क्या करेंगे, डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ के कारण उसको डिस्कवर करने के लिए क्या करेंगे, द मैजिस्ट्रेट मे कॉज, तो मैजिस्ट्रेट के डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, उस इंटर्ड व्यक्ति को जिसको क्रिमिनेशन के लिए लिया जाएगा उसको वहीं से निकलवा भी लेंगे, ठीक है। तो सबसेक्शन 4 में हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, क्रिमिनेशन ग्राउंड, ठीक है, क्रिमिनेशन ग्राउंड, डेड बॉडी कैन बी टेकन टू मेडिकल एग्जामिनेशन बाय मैजिस्ट्रेट अगेन, ठीक है, ये लिख लेते हैं। अब देखिए हमारा सेक्शन 196 का सबसेक्शन 5, वेयर एन इंक्वायरी इज टू बी हेल्ड अंडर दिस सेक्शन, तो जहां एक इंक्वायरी, ठीक है, इस सेक्शन के तहत हेल्ड होनी है, मतलब सेक्शन 196 के तहत एक व्यक्ति के केस में, जो व्यक्ति कैसे मरा है, सुसाइड से, एनिमल किलिंग से या फिर मशीनरी किलिंग से, तो उस मतलब इंक्वेस्ट पर एक इंक्वायरी हेल्ड होनी है। तो अब देखिए, द मैजिस्ट्रेट शैल wherever practicable inform the relatives of the deceased whose names and addresses are known and shall allow them to remain present at the inquiry। तो मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, जहां भी पॉसिबल हो, प्रैक्टिकेबल हो, ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट साहब जो इंक्वायरी होल्ड कर रहे हैं एक इंक्वेस्ट पे, ठीक है, एक व्यक्ति कैसे मरा है, तो क्या करेंगे, इन्फॉर्म कर देंगे रिश्तेदारों को, किस व्यक्ति के रिश्तेदारों को, जो कि डिजीज व्यक्ति है, जो कि मर चुका है,
ठीक है, हुज नेम्स एंड एड्रेसेस आर नोन, जिनका की नाम और पता मैजिस्ट्रेट साहब को पता है, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जानकारी दे दी जाएगी कि आप आ जाओ, हम इंक्वायरी होल्ड कर रहे हैं, आप भी शामिल हो जाओ यहाँ पे आप, एंड शैल अलाउ देम टू रिमेन प्रेजेंट एट द इंक्वायरी। और उनके अब जो डिजीज व्यक्ति जिसके प्रति मैजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी होल्ड करे तो उनको अलाउ, उनको इजाजत भी दी जाएगी, तो आपकी आप जहां मैं इंक्वायरी होल्ड कर रहा हूं आप वहां रह भी सकते हो, आप देख सकते हो कि मैं कैसे प्रक्रिया कर रहा हूं इस केस में। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 196 का सबसेक्शन 5। तो मतलब जो रिलेटिव्स उस डिजीज के वो कहां रह सकते हैं, जहां भाई एग्जामिनेशन करवा रहे हैं मैजिस्ट्रेट साहब, भाई कहां अस्पताल में लेंगे तो मैजिस्ट्रेट साहब, जहां मेडिकल एग्जामिनेशन करवा मैजिस्ट्रेट साहब जो इंक्वेस्ट पे इंक्वायरी होल्ड कर रहे हैं वो तो रह ही सकते हैं, और उनके उनके जो डिजीज उसके रिश्तेदार भी वहां मेडिकल रूम में रह सकते हैं। ठीक है, अब सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 196, the magistrate or the executive magistrate or the police officer holding an inquiry, the magistrate or the executive magistrate or the police officer holding an inquiry or investigation। तो मैजिस्ट्रेट, ठीक है, कोई मैजिस्ट्रेट साहब है, ठीक है, मैजिस्ट्रेट साहब कौन है, कौन है मैजिस्ट्रेट साहब, डीएम या फिर एसडीएम, या फिर कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब है जो कि इंक्वायरी होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एक पुलिस अधिकारी है जो कि इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल होल्ड कर रखी है किस चीज के लिए, अंडर सबसेक्शन 2 के तहत, शैल विद इन 24 आवर्स ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन। तो 24 आवर जब से वो व्यक्ति, एक व्यक्ति मरा है, ठीक है, रीजनेबल सस्पिशन है कि वो खुदकुशी मरा है, एनिमल किलिंग से मरा है, मशीनरी किलिंग से मरा है, तो क्या करेंगे पुलिसकर्मी और मैजिस्ट्रेट साहब जो इंक्वायरी होल्ड कर रहे हैं, पुलिसकर्मी इन्वेस्टिगेशन होल्ड कर रहा, क्या करेंगे 24 घंटे के भीतर भीतर द डेथ ऑफ द पर्सन, जब से और कब से 24 घंटे कैलकुलेट होंगे, 24 आवर्स कब से कैलकुलेट होंगे, जब से वो व्यक्ति मरा है। ठीक है, फॉरवर्ड द बॉडी विद द व्यू ऑफ बीइंग एग्जामिन्ड टू द नियरेस्ट सिविल सर्जन, तो फॉरवर्ड कर देंगे बॉडी को उस डिजीज व्यक्ति की, ये एग्जामिन किया जाए उसको सिविल सर्जन के द्वारा, और अदर क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई और अन्य मेडिकल पर्सन है जिसको कि राज्य सरकार ने नियुक्त किया रखा है, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए डिजीज पर्सन की, ठीक है, जिसपे एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट होल्ड होनी है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट बननी है, तो उसको भेजा जाएगा 24 घंटे के भीतर भीतर उसकी मृत्यु से, अनलेस इट इज नॉट पॉसिबल टू डू फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अगर जो मैजिस्ट्रेट साहब इंक्वेस्ट की इंक्वायरी होल्ड कर रहे हैं या फिर पुलिसकर्मी इन्वेस्टिगेशन होल्ड कर रहा है और वो नहीं भेज सकते उस डेड बॉडी को सिविल सर्जन के पास, तो वो अपने लिखित में कारण भी रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए डिजीज व्यक्ति को, जो कि एनिमल किलिंग से, मशीन किलिंग से या फिर किसी सुसाइड की वजह से मरा, उसको बॉडी को भेजा नहीं जा रहा, तो वो रीजंस रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 196 का सबसेक्शन 6। अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 6 की एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण क्या बोलती है ये। In this section, the expression relative means parents, children, brothers, sisters and spouse। तो जो सबसेक्शन 6 में जो सेक्शन 196 में रिलेटिव जो वर्ड यूज कर रखा कि जो डिजीज पर्सन है उसके रिलेटिव्स भी शामिल, मतलब मौजूद रह सकते हैं, जहां एक मेडिकल एग्जामिनेशन या मैजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी होल्ड कर रहे हैं वहां पर, तो उस रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों में कौन कौन आता है। रिलेटिव का मतलब है सेक्शन 196 में पेरेंट्स, माँ बाप, चिल्ड्रन कोई बच्चे उच्चे, ठीक है, डिजीज के, ब्रदर्स डिजीज का कोई भाई है वो, सिस्टर्स डिजीज की कोई बहन है वो, एंड स्पाउस या फिर डिजीज का कोई स्पाउस है, ठीक है, धर्म पत्नी है फिर पति है, वो भी मौके पे मौजूद रह सकता है जब इंक्वायरी मेड हो रही है, ठीक है, या फिर पुलिसकर्मी द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है इंक्वेस्ट पे। ठीक है, और क्या ढूंढने के लिए कि एक व्यक्ति मरा कैसे है, रीजनेबल सस्पिशन एग्जिट हो रहा है कि भाई इस हालात में तो, ठीक है, ये मरा हुआ नहीं लगता, किसी और ने इसके प्रति कोई अपराध किया है तब ये मरा है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 196 ऑफ द, ठीक है, BNSS, जिसके तहत हमारा चैप्टर 13 पूरा हुआ। आज हमने चैप्टर 13 में कौन कौन से सेक्शन पढ़े, हमने आज पढ़ा सेक्शन 194, 195 और 196 हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब भाई हमारी 20 मिनट का लेक्चर और बचा हुआ है, तो क्या इसमें हम चैप्टर 14 जो कि जुरिडिक्शन के बारे में बात बताता है, जुरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, तो क्या जुरिडिक्शन का टॉपिक भी आज शुरू कर दिया जाए, जो कि चैप्टर 14 जो कि हमारा सेक्शन 197 से लेकर सेक्शन 209 तक, जो कि सीधी सीधी जुरिडिक्शन की बात होता था कि क्षेत्रफल क्या रहेगा किसका, क्रिमिनल कोर्ट्स का, फौजदारी अदालतों का, क्या करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए एंड ट्रायल, इंक्वायरी खत्म होगी ट्रायल चालू होगी वो करने के लिए, तो जुरिडिक्शन की बात हमारा चैप्टर 14 करेगा, जिसमें सेक्शन 197 टू सेक्शन 209। ठीक है, तो हम कर लेते हैं इसको स्टार्ट, जो भी हमसे 2 4 5 प्रोविजंस प्रावधान चैप्टर 14 के हो पाते हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, तो हम 20 मिनट्स तक और पढ़ते हैं, जिसमें हम चैप्टर 14 BNSS के जुरिडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स के प्रावधान चालू करने वाले पढ़ना, जो कि है सेक्शन फ्रॉम सेक्शन 197 टू सेक्शन 209। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड हम पढ़ते हैं सेक्शन 197, जो कि बताता है ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, एक सामान्य जगह इंक्वायरी की और ट्रायल की क्या होगी। अब आपको एक और आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, इस अभी टॉपिक चालू होगा, इससे संदर्भित एक बात बता देता हूं, हमेशा इन्वेस्टिगेशन एक अपराध की कौन करेगा,
पुलिस ऑफिसर कर सकता है, या मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट जो कि केस को ट्राई करने वाले हैं वो किसी प्राइवेट व्यक्ति से भी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। ये याद रखना। एक केस में इंक्वायरी कौन कर सकता है, इंक्वायरी कौन चला सकता है, ओनली ओनली मैजिस्ट्रेट चला सकते हैं, ठीक है। एक केस की ट्रायल कौन कर सकता है, केस को सुन कौन सकता है, केस में गवाहियां वगैरह कौन ले सकता है। एक केस में, फौजदारी केस में ट्रायल ओनली मैजिस्ट्रेट साहब कोर्ट ऑफ सेशन जी के सामने हो सकती है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। और एक और अहम चीज क्या याद रखना, इंक्वायरी और ट्रायल कभी भी साथ नहीं चल सकती। इंक्वायरी और ट्रायल कभी भी साथ नहीं चल सकती। इंक्वायरी खत्म होगी तभी ट्रायल चालू होगी, ठीक है, पर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी साथ साथ चल सकती है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, प्री में पूछ लेते हैं, एक बार पूछा भी हुआ था, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 197 दोबारा पढ़ता हूं। इंडेक्स ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, एक सामान्य जगह इंक्वायरी की जो मैजिस्ट्रेट साहब चलाएंगे और साथ साथ, ठीक है, क्या करेंगे, इंक्वायरी खत्म तो ट्रायल चलाएंगे, वो क्या होगी देखिए सेक्शन 197 की बॉडी। एवरी ऑफेंस शैल ordinarily be inquired into and tried by a court within whose local jurisdiction it was committed। तो हर एक वो अपराध आमतौर पर तो क्या किया जाएगा, इंक्वायर्ड इनटू, ठीक है। इंक्वायरी एक अपराध जो कि घटित हुआ है उसकी इंक्वायरी, उसको इंक्वायरी किया जाएगा, एंड ट्राइड बाय कोर्ट, इंक्वायर करेगी कोर्ट, और जिस कोर्ट ने इंक्वायरी चलाई है ना वो ही कोर्ट क्या करेगी, ट्राई भी करेगी। देखिए विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन इट वाज कमिटेड, जिस कोर्ट के लोकल क्षेत्रफल में वो अपराध घटित हुआ था ना, तो वो कोर्ट क्या करेगी, इंक्वायरी चलाएगी, ठीक है, और ट्रायल भी साथ साथ उस अपराध की करेगी। अब ये भी नहीं हो सकता, मान के चलिए एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ए है, मान के चलिए एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ए है जिनका नाम है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ए, वो गुड़गांव के हैं। एक है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बी, वो भी गुड़गांव के हैं। तो अब ये हो सकता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ए को सीजीएम ने एम्पावर कर रखा हो कि तुम सारे चोरी के केस के तुम क्या करना, तुम संज्ञान लेना, तुम कॉग्निजेंस लेना। तो अब कॉग्निजेंस तो क्या हो सकता है, कॉग्निजेंस तो इंक्वायरी का पार्ट है। तो अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ए को सीजीएम ने, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने बस ड्यूटी दे रखी कि तुम सारे के सारे क्या करना, जो भी चोरी के मामले आएंगे हमारे कोर्ट में, तुम सारे चोरी के मामलों का संज्ञान लोगे, मतलब कॉग्निजेंस लोगे, और फिर केस को मेक ओवर कर दोगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बी के पास, जो केस को ट्राई करेगा। क्या ऐसा हो सकता है, बताइए। यस, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सीजीएम ने प्रैक्टिस बनाई हुई है कि भाई मेरे पास, मेरे अंडर में, मान के चलिए सीजीएम है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब है, जिनके अंडर में सारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं। तो सीजीएम साहब ने प्रैक्टिस बना रखी है कि भाई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ए मेरे नीचे है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बी मेरे नीचे है, ठीक है। तो सीजीएम साहब ने क्या प्रैक्टिस बना रखी है अपने कोर्ट की, कि जो सारे चोरी के मामले हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले हैं, वो तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ए संज्ञान लेगा, मतलब इंक्वायरी चलाएगा और मेक ओवर कर देगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बी को कि वो फिर ट्रायल करेंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है। अब उन्होंने यही प्रैक्टिस सेम बनाई हो कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो बी है वो संज्ञान लेगा सारे के सारे बॉडी से संदर्भित, जो बॉडी, इंसानी बॉडी, शरीर से संबंधित जो अपराध होते हैं उनके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बी संज्ञान लेगा और फिर वो मेक ओवर कर देगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ए को ट्रायल के लिए। ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन साथ साथ जनरल रूल तो यही बता रखा है कि क्या, कि आमतौर पर, ठीक है, इंक्वायरी, एक अपराध हुआ है और एक अपराध की इंक्वायरी और उस अपराध को ट्राई किया जाएगा जिस क्षेत्रफल में वह अपराध घटित हुआ है, ठीक है। यह जनरल रूल है। मतलब एक अपराध गुड़गांव में कमिट हुआ, एक अपराध गुड़गांव की सीमाओं में कमिट हुआ, ठीक है, गुरुग्राम की सीमाओं में कमिट हुआ, तो उसकी इंक्वायरी गुरुग्राम के किसी भी कोर्ट में चल सकती है जिसकी भी जुरिडिक्शन है। लेकिन एक गुड़गांव जो एक अपराध जो गुरुग्राम की सीमा में कमिट हुआ है, घटित हुआ, तो उसकी इंक्वायरी कभी भी रेवाड़ी नहीं चल सकती, ठीक है, उसकी इंक्वायरी कभी भी फरीदाबाद नहीं चल सकती। एक अपराध अब जो गुरुग्राम में कमिट हुआ है, मे भी उसकी इंक्वायरी गुरुग्राम के किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी उसको, मतलब उसके ऊपर संज्ञान ले लिया, इंक्वायरी चला दी, लेकिन जो दूसरा मैजिस्ट्रेट है वो उसको ट्राई कर सकता है, ठीक है। ये भी रूल है, ये भी समझने की बात है। सेक्शन 197 बस यही बात कर रहा है कि जहां एक अपराध घटित हुआ है ना, जनरल रूल तो यह है कि ऑर्डिनरी, जहां एक अपराध घटित हुआ है वहीं पे ही ऑर्डिनरीली भी उस अपराध को उसी अपराध जहां घटित हुआ, उसी जो भी नियर बाय कोर्ट लगता है उसी कोर्ट के क्षेत्रफल में उस अपराध को इंक्वायरी किया जाएगा और उस अपराध की ट्रायल चलेगी, ठीक है। अब ट्रायल क्या होती है, ट्रायल भाई जैसे ही चार्ज फ्रेम हो जाते हैं तो इंक्वायरी खत्म हो जाती है, और चार्ज फ्रेम के बाद जैसे ही ट्रायल का स्टेज आ जाता है, अब ट्रायल स्टेज तुरंत होती है। कौन सी स्टेज होती है तुरंत? ट्रायल स्टेज जैसे प्रोसिक्यूशन की गवाहियां हो गई, ठीक है, फिर अक्यूज के डायरेक्ट अक्यूज और मैजिस्ट्रेट के बीच में जो बातचीत, एग्जामिनेशन लेते हैं मैजिस्ट्रेट साहब अक्यूज का, वो हो गया, वो ट्रायल का हिस्सा है। फिर डिफेंस के एविडेंसेस है, वो भी ट्रायल का हिस्सा है, ठीक है। तो पूरी अप टू द
डिफेंस एविडेंस एंड अप टू द सेंटेंसिंग ऑफ द अक्यूज्ड, ट्रायल की स्टेज रहती है। एंड सॉरी, डिफेंस एविडेंस के बाद ट्रायल कंक्लूड हो जाती है, उसके बाद सीधी सेंटेंस की स्टेज आती है, ठीक है, कि सेंटेंस देनी है, या फिर डिफेंस एविडेंस खत्म होते के साथ कंक्लूजन की जो स्टेज आती है कि भाई अक्विट करना है, बरी करना है, वो आ जाएगी, तो ट्रायल खत्म। और अगर सेंटेंस देनी है तो फिर डिफेंस एविडेंस तक सिर्फ ट्रायल की स्टेज रहती है कोर्ट में, और उसके बाद अगर सेंटेंस देनी है तो वो सीधी नेक्स्ट सेंटेंसिंग की स्टेज रहती है, क्वांटम ऑफ सेंटेंस की भाई सजा कितनी देनी है। अगर एक व्यक्ति को कन्विक्शन किया था तो जैसे ही कन्विक्ट किया ट्रायल खत्म हो गई, जैसे ही अब क्या किया, तारीख रख दी क्वांटम ऑफ सेंटेंस की कि भाई जेल की सजा कितनी सुनानी है, तो वहां से क्या होगा, वो ट्रायल खत्म हो जाएगी पहले, ठीक है। लेकिन इंक्वायरी कहां तक होती है, इंक्वायरी क्या होती है, ठीक है। इंक्वायरी भाई एक मजिस्ट्रेट साहब करते हैं कि जैसे ही एक पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट, चालान पेपर्स, ठीक है, जो कि भाई केस से संदर्भित पुलिस ऑफिसर ने क्या क्या पेपर्स बनाए हैं, प्रोसिक्यूशन किस पर अपना केस रिलाई करेगा, वो जैसे ही कोर्ट में जमा होते हैं ना, ठीक है, तो वैसे ही माना जाता है कि इंक्वायरी चालू हो गई। अब इंक्वायरी में क्या क्या होते हैं भाई, संज्ञान लेंगे पहले तो मजिस्ट्रेट साहब, ठीक है, अपना एप्लीकेशन ऑफ द लीगल माइंड, अपना उनके दिमाग में क्या कानून है उनको उसको इस्तेमाल करेंगे उस केस में, ठीक है, ये इंक्वायरी का पार्ट है। फिर क्या करेंगे, फिर कागजात पूरे करेंगे अक्यूज के, ये भी इंक्वायरी का पार्ट है, ठीक है। और क्या करेंगे, फिर चार्ज फ्रेम करेंगे अक्यूज के ऊपर, वो भी इंक्वायरी का पार्ट है, ठीक है। चार्ज फ्रेम जैसे ही हुए, ठीक है, वैसे ही इंक्वायरी खत्म, ट्रायल चालू, ठीक है। और कभी भी इंक्वायरी और ट्रायल साथ साथ नहीं चल सकती, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी साथ साथ चल सकती है, याद रखना, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 197 जो कि बस जनरल रूल दे रहा था कि जनरल रूल क्या है कि ऑर्डिनरीली एक अपराध जहां घटित हुआ है वहीं उसी जहां एक अपराध घटित हुआ है उस अपराध के जो भी नियर बाय का कोर्ट लगता है उसी कोर्ट में एक अपराध को इंक्वायरी किया जाएगा और एक अपराध की ट्रायल चलेगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 197 जो कि बस जनरल रूल बता रहा है। और आगे हम कुछ स्पेशल रूल्स देखेंगे। अब देखिए लोकल जुरिडिक्शन जो वर्ड है ना, उसका मतलब होता है कि जहां एक अपराध घटित हुआ है ना, जिस क्षेत्रफल में वो घटित हुआ है वो होती है लोकल जुरिडिक्शन। एक अपराध अब मान के चलिए गुड़गांव में कमिट हुआ है, तो अब लोकल जुरिडिक्शन कोर्ट की क्या रहेगी, जो गुड़गांव का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसकी रहेगी। एक अपराध मान के चलिए फरीदाबाद में कमिट हुआ है, तो क्या फरीदाबाद में जो अपराध घटित हुआ है उसकी लोकल जुरिडिक्शन कभी गुड़गांव हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। फरीदाबाद में जो अपराध घटित हुआ है उसकी लोकल जुरिडिक्शन हमेशा, लोकल क्षेत्रफल हमेशा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही रहेगा, ठीक है। तो अब मान के चलिए एक अपराध अब मुंबई महाराष्ट्र में कमिट हुआ है, तो क्या गुड़गांव की कोर्ट में उस अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है, कभी नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 197 जो कि जनरल रूल बताता है कि भाई ऑर्डिनरीली एक अपराध को इंक्वायर और ट्रायल किया जाएगा जिस लोकल क्षेत्रफल में वो अपराध घटित हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 197। अब पढ़ेंगे सेक्शन 198 ऑफ द BNSS जो कि बताता है सेक्शन 198 प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। अब जगह क्या रहेगी इंक्वायरी की और ट्रायल की, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 198 क्लोज ए, when it is uncertain in which of several local areas an offense was committed, जब यह बिल्कुल अनिश्चित है, बिल्कुल भी निश्चित नहीं है, बिल्कुल भी सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेन है सब कुछ, अनिश्चित है सब कुछ, क्या कि कौन से सेवरल एरियाज में, कौन से विभिन्न इलाकों में एक अपराध घटित हुआ है। तो अब देखिए क्या होगा, कैसे फाइंडिंग होगी, कैसे जगह इंक्वायरी और ट्रायल की पुख्ता की जाएगी BNSS कहते हैं। तो वो देखिए ए बी, अब सेक्शन 198 का क्लोज बी, where an offense is committed partly in one local area and partly in another, जहां एक अपराध तो हुआ है पर अपराध पार्टली भाग में एक जगह पर हुआ है और भाग में दूसरी जगह पर हुआ। मान के चलिए एक व्यक्ति को एक गोली मारी गई गुड़गांव पे, एक व्यक्ति को दूसरी गोली मारी गई, कहां मारी गई, रेवाड़ी पे, एक व्यक्ति को तीसरी गोली मारी गई, ठीक है, कहां जब वो राजस्थान की सीमा में पहुंचा। तो अब ऐसे केस में जो अपराध भाई गुड़गांव की सीमाओं में गोली मारी गई, रेवाड़ी में फिर एक गोली मारी, फिर उसी विक्टिम को तीसरी गोली राजस्थान में मारी जहां वो व्यक्ति राजस्थान में मरा, तो अब कौन सी जगह पर इंक्वायरी और ट्रायल चलेगी, वो देखिए बी में लिखा गया, आगे बताऊंगा कहां चलेगी। अब सी सेक्शन 198 का क्लोज सी, वेयर एन ऑफेंस इज अ कंटिन्यूइंग वन, जहां एक अपराध कंटिन्यूइंग वन है, मतलब वो शुरू हुआ है पर शुरू होके वो चला ही जा रहा है। मतलब मान के चलिए एक बच्चे की किडनैपिंग गुरुग्राम से हुई, गुरुग्राम से उसको ले जाया गया दिल्ली में, सॉरी बच्चे का एग्जांपल छोड़िए, मान के चलिए एक महिला की किडनैपिंग हुई गुरुग्राम से, तो किडनैपिंग हुई गुरुग्राम से, महिला के साथ रेप हुआ दिल्ली में, महिला को ले जाया गया पंजाब में जहां महिला को कन्फाइन किया गया, अब पंजाब से उसको 2 दिन बाद निकाल के ले जाया गया उसको हिमाचल में,
जहां उसको पहाड़ से धक्का मार के फेंक दिया उस महिला को। तो अब ये कंटिन्यूइंग अपराध है, ये अब लंबे समय से, अब भाई 2-3 दिन कन्फाइन भी करा, रेप भी करा और पहाड़ पे ले जाके हिमाचल में गए, वहां भी 2-3 दिन लगी, कंटिन्यूइंग वन है। तो अब इंक्वायरी और ट्रायल कहाँ होगी? देखिए सेक्शन 198 के क्लोज सी में देखिए, वेयर एन ऑफेंस इज कंटिन्यूइंग वन, जहां एक अपराध जो घटित हुआ है वो कंटिन्यूइंग वन है, चला ही जा रहा है, एंड कंटिन्यूज टू बी कमिटेड इन मोर लोकल एरियाज देन वन, और कंटिन्यूइंग वो हो रहा है बहुत सारे लोकल एरियाज है, मतलब एक से ज्यादा लोकल एरियाज में, ठीक है, क्षेत्रफल में वो कमिट हो रहा है, ठीक है, तो वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस होगा। डी सेक्शन 198 का क्लोज डी, वेयर इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट्स डन इन डिफरेंट लोकल एरियाज, अब जहां एक अपराध क्या है, सेवरल एक्ट्स, मतलब बहुत सारे अपराध एक ही, मतलब अपराध तो एक ही विक्टिम के ऊपर हो रहा है, पर उस विक्टिम के ऊपर बहुत सारे सेवरल एक्ट्स हुए हैं, कभी थप्पड़ मारा है, कभी लात मारे हैं, कभी 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 पेचकस मारा है, मतलब स्क्रू ड्राइवर मारा है, कभी कभी मुंह पे डंडे मारे हैं, कभी कभी क्या करा है, कभी उसको चलती गाड़ी से फेंक दिया है, उसको डेथ कर दी है, तो ये क्या होगा, सेवरल एक्ट्स हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट लोकल एरिया में। थप्पड़ मारा दिल्ली में, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर घुसा दिया पेट में एक विक्टिम के, किडनैपर्स ने पंजाब में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में उसको फेंक दिया, तो ये अपराध क्या है, सेवरल एक्ट्स हो रहे हैं एक ही विक्टिम के ऊपर, ठीक है, और डिफरेंट लोकल एरिया में। तो जुरिडिक्शन देखिए कहां की बनेगी, इट मे बी इंक्वायरी इनटू, तो अब जो अपराध को, ठीक है, जो अब ये सारे क्लोज ए बी सी डी में जो जो अपराध हो रहे हैं, कि अपराध अनसर्टेन है कि भाई कौन से लोकल एरिया में अपराध घटित हुआ है, वह उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है, अनिश्चित है। तो देखिए कहां उसको ट्राई किया जाएगा, या फिर एक अपराध है जो कि भाग में तो एक जगह पे कमिट हुआ और भाग में दूसरी जगह पे कमिट हुआ, मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा एक अपराध जो कमिट हुआ है वो, मान के चलिए गुड़गांव में एक व्यक्ति को 2 गोलियां मारी गई, पर अब वो व्यक्ति जब भागा गुड़गांव के बॉर्डर को क्रॉस कर गया, वो दिल्ली में आ गया, तो उस व्यक्ति को तीसरी गोली मारी गई और अब वो व्यक्ति दिल्ली में मरा है, ठीक है। तो मान के चलिए क्या होगा, पार्टली अपराध तो 2 गोलियां मार रही है एक विक्टिम को, वो हो गया गुड़गांव में, पर कॉन्सिक्वेंसेज एंड रिजल्ट, परिणाम कहां आया, उस विक्टिम की डेथ कहां हुई, दिल्ली में। तो अब ये देखिए क्या होगा, पार्टली इन वन लोकल एरिया एंड पार्टली इन अदर, जहां एक अपराध भाग में एक लोकल एरिया में और भाग में दूसरे लोकल एरिया में। तो अब अपराध देखिए कहां की जुरिडिक्शन बनेगी, सी वेयर ऑफेंस इज कंटिन्यू, जहां अपराध एक चलता हुआ अपराध है, ठीक है, और वो कब तक चलता है, वो एक लोकल एरिया से ज्यादा के लोकल एरिया में वो कंटिन्यू होता रहता, तो कहां की जुरिडिक्शन बनेगी, आगे बढ़ाऊंगा। डी वेयर इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट डन इन डिफरेंट लोकल एरियाज, जहां अपराध विक्टिम के ऊपर बहुत सारे विभिन्न तरह के एक्ट्स हुए हैं और वो सारे विभिन्न तरह के एक्ट्स लोकल एरियाज में कमिट हुए हैं, ठीक है, तो उसकी जुरिडिक्शन कहां बनेगी, देखिए इट मे बी इंक्वायर्ड, तो डिस्क्रिशन है ट्रायल कोर्ट की, क्या इट मे बी इंक्वायर्ड इनटू, तो उस अपराध के ऊपर इंक्वायरी चला दो और ट्राइड बाय कोर्ट या ट्रायल चला दो, कहां पे, हैविंग जुरिडिक्शन ओवर एनी ऑफ सच लोकल एरियाज, जिस भी कोर्ट की जुरिडिक्शन है क्षेत्रफल की है, लोकल एरिया जहां से अपराध हुआ है, ठीक है, पार्टली हुआ है, कंटिन्यूइंग वन है, ठीक है, डिफरेंट एक्ट्स हुए हैं, तो कहीं भी उसकी क्या चला दो, इंक्वायरी ट्रायल चला दो, कोर्ट की डिस्क्रिशन है, ठीक है। मान के चलिए अब एक महिला को किडनैप किया गया गुरुग्राम से, ठीक है, तो गुरुग्राम से महिला को किडनैप किया गया, अब दिल्ली में ले जाके महिला का रेप किया गया, ठीक है, दिल्ली से महिला को फिर से गाड़ी में बैठाया और पंजाब में ले जाके महिला को 2 दिन तक कन्फाइन रखा गया, पंजाब से महिला को उठाया और अब हिमाचल प्रदेश में जाके पहाड़ से महिला को धक्का फेंक के मार दिया। तो अब क्या कह रहा है, इंक्वायरी ट्रायल अब किस किस कोर्ट की जुरिडिक्शन बन सकती है, गुड़गांव की, ठीक है, दिल्ली की, पंजाब की, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की, चारों में से कोई भी कोर्ट, ठीक है, इंक्वायरी और ट्रायल चला सकते हैं, लेकिन उनकी डिस्क्रिशन है, में है, ठीक है। हरियाणा वाला कोर्ट, जो गुड़गांव वाला कोर्ट है, वो भी चला सकता है, पर उसकी डिस्क्रिशन है। बेटर चांसेस हिमाचल प्रदेश में सिक्योर हो रहे हैं जस्टिस के, ठीक है, ज्यादा मतलब एडवांस सब कुछ, जो जजेस की जो लीगल माइंड है वो बोल रहा है कि नहीं, इंक्वायरी हिमाचल में होनी चाहिए, तो गुड़गांव का मजिस्ट्रेट क्या नहीं करेगा, इंक्वायरी नहीं चलाएगा, ठीक है। दिल्ली का मजिस्ट्रेट जिसके इलाके में रेप हुआ था उस महिला का, वो भी, उसकी भी डिस्क्रिशन है, वो क्या मानेगा, वो उसको बेटर लग रहा है कि हिमाचल में ओके, मतलब इंक्वायरी ओके रहेगी, तो वो भी नहीं चलाएगा, उसकी डिस्क्रिशन है। पंजाब वाले मजिस्ट्रेट को भी ये लग रहा है कि जिस इलाके में उस महिला को, जिसका रेप हुआ था दिल्ली में और उसको ले जाया गया था गुरुग्राम, उसमें पंजाब में 2 दिन कन्फाइन रखा गया था, तो पंजाब वाला कोर्ट भी क्या करेगा, कह देगा कि बेटर चांसेस, मतलब बेटर लग रहा है पंजाब वाले मजिस्ट्रेट को कि हिमाचल प्रदेश का मजिस्ट्रेट साहब उसको अच्छे से ट्राई कर सकते हैं, उनकी बेटर चांस, मतलब वो बन रहे हैं, जुरिडिक्शन बन रही है। तो क्योंकि एंड रिजल्ट जो मोस्ट हीनियस, जो मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस है, जो मोस्ट इम्प्रोबेबल, जो कभी सोचा ही नहीं था, वो हीनियस कॉन्सिक्वेंसेस कहां निकले हैं, हिमाचल में निकले ना, महिला को पहाड़ से धक्का फेंक दिया, मतलब धक्का करके पुश करके नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से महिला की
कॉन्सिक्वेंस लिख रहे हैं, वो महिला मरी जिसको गुरुग्राम से किडनैप करके मतलब ऑफेंस उसके ऊपर किया गया। तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, कि वो इंक्वायरी और ट्रायल कोई सा भी कोर्ट चला सकता है जिसमें कि क्या हुआ, हैविंग जुरिडिक्शन ओवर एनी ऑफ सच लोकल एरिया, जिसके भी क्षेत्रफल है ना, जिस लोकल एरिया में वो अपराध घटित हुआ है वो चला सकता है। मतलब गुरुग्राम कोर्ट भी इसको ट्राई कर सकता है, दिल्ली वाला भी कर सकता है, पंजाब वाला भी कर सकता है और हिमाचल वाला भी कर सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 198 जो कि बता रहा था कि भाई कोई अनसर्टेनिटी है, ठीक है, मतलब अनिश्चितता की अपराध कहां घटित हुआ है, कौन से लोकल एरिया में हुआ है, ठीक है। या फिर एक अपराध घटित हुआ है वो पार्टली तो एक लोकल एरिया में हो रहा है, पार्टली भाग में दूसरे लोकल एरिया में, तो वो भी डिस्क्रिप्शन है कि कोई भी कोर्ट जिसके लोकल एरिया में पार्टली लोकल एरिया में वो भी ट्राई मतलब इंक्वायरी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सी कह रहा है कि कंटिन्यूइंग वन है, तो जहां जहां तक कंटिन्यू हुआ कौन कौन सी जुरिडिक्शन तक लोकल एरियाज में से वो अपराध कंटिन्यू होता गया, तो वो भी उनमें से भी कोई भी ट्राई कर सकता है। या फिर सेवरल एक्ट किए गए हैं, ठीक है, जहां एक अपराध घटित हुआ है, एक अपराध में सेवरल एक्ट्स किए गए हैं एक विक्टिम के ऊपर, ठीक है, इन डिफरेंट लोकल एरिया, और सेवरल एक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट लोकल एरिया में गए, तो जिन जिन डिफरेंट डिफरेंट लोकल एरियाज में एक्ट्स हुए हैं, एनश्यू हुए हैं, तो वहां भी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो इंक्वायरी और ट्रायल चला सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 198 ऑफ द BNSS जो कि बहुत मेन सेक्शन था। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 199 ऑफ द BNSS जो कि बताता है ऑफेंस ट्राइबल वेयर एक्ट इज डन और कॉन्सिक्वेंसेस एनश्यूज। तो ऑफेंस ट्राइबल वेयर एक्ट इज डन और कॉन्सिक्वेंसेस एनश्यूज, तो इस अपराध में सेक्शन 199 के प्रावधान में हम पढ़ेंगे कि वो वाला अपराध कहां ट्राइबल है जी, कि एक्ट तो किया गया था पर जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना वो कहीं और एनश्यू है, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति को गोली तो मारी गई थी गुरुग्राम के बॉर्डर पे, अब वो व्यक्ति भागता 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 दिल्ली की सीमा में जाकर गिर गया है। अब जैसे ही वो दिल्ली की सीमा में गया, जो गोली मारने वाले अटैकर्स थे वो अपनी गाड़ी में लेके फिर गुरुग्राम में वो लापता हो गए, फरार हो गए। अब लेकिन दिल्ली की जुरिडिक्शन, अब दिल्ली के पुलिसकर्मी उस विक्टिम को जो कि जिसको गोली लगी थी वो ले गए अस्पताल में। अब उस विक्टिम की डेथ जो कि जिसको गोली मारी गई थी गुड़गांव में, वो मरा है, उसकी रिजल्ट डेथ कॉन्सिक्वेंसेस कहां निकले? उस विक्टिम को मारी गई थी 2 गोलियां गुरुग्राम बॉर्डर पर, और वो भागता 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 वो चला गया कहां पर? दिल्ली बॉर्डर की सीमा में। अब वो वहां जाके मरा है, ठीक है, पुलिस वाले उसको अस्पताल में ले गए, कोई भी एम्स वगैरह में, उसमें वो मरा है। तो एक्ट कहां हुआ था उस व्यक्ति के ऊपर, विक्टिम के ऊपर? गुरुग्राम में, ठीक है, पर कॉन्सिक्वेंसेस कहां निकले बॉडी के ऊपर? दिल्ली में। तो अब देखिए कहां की जुरिडिक्शन बनेगी, सेक्शन 199, व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनीथिंग व्हिच हैज बीन डन। जब एक कार्य अपराध बनता है और सिर्फ किस कारणवश वो अपराध बनता है कि कुछ भी एक व्यक्ति के ऊपर हुआ, एक विक्टिम के ऊपर हुआ है, एंड ऑफ अ कॉन्सिक्वेंस व्हिच हैज एंश्योर्ड, और कॉन्सिक्वेंसेस जो विक्टिम के ऊपर कार्य हुआ था उसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में निकले। अब देखिए, द ऑफेंस में बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय द कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन सच थिंग हैज बीन डन। तो जो अपराध है, अपराध की इंक्वायरी और ट्रायल कौन कौन सा कोर्ट चला सकता है? जिसकी कोर्ट की जुरिडिक्शन में एक एनीथिंग, ठीक है, एक कार्य हुआ था, ठीक है, और सच कॉन्सिक्वेंसेस हैज एंश्योर्ड, या फिर वो कोर्ट भी इंक्वायरी ट्रायल चला सकता है जिसकी क्षेत्रफल में कॉन्सिक्वेंसेस निकले थे। मतलब गुरुग्राम की सीमाओं में, लोकल लिमिट्स में एक विक्टिम को अक्यूज ने 2 गोलियां मारी, ठीक है, पर वो गुरुग्राम की सीमा में नहीं मरा विक्टिम, वो भागता 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 वो दिल्ली की सीमा में चला गया। अब दिल्ली की सीमा में जाके वो बेहोश हो गया और उसको पुलिसकर्मी आए, पुलिसकर्मी उठा के हॉस्पिटल में ले गए एम्स में, तो मरा है वो। कॉन्सिक्वेंसेस एंश्यू कहां हुए? एक एक्ट के, जो एक अक्यूज ने जो एक्ट विक्टिम के ऊपर गुरुग्राम में कर 2 गोली मारने का, ठीक है, और अब कॉन्सिक्वेंसेस कहां हुआ? दिल्ली में, हॉस्पिटल में वो मरा है। तो अब तो दिल्ली वाले कोर्ट की भी अब जुरिडिक्शन बन जाएगी इंक्वायरी और ट्रायल करने की, और गुरुग्राम वाले कोर्ट की भी बन जाएगी, ठीक है, तो दोनों की बन जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 199। इसमें बस कॉन्सिक्वेंसेस एंड इश्यूज जो इंडेक्स में जो वर्ड है ना, वेयर एक्ट इज डन, तो ये आप मार्क कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। लोकल जुरिडिक्शन सच थिंग हैज बीन डन और सच कॉन्सिक्वेंसेस, सेक्शन 199 ये हमारा पूरा होता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 200 ऑफ द BNSS जो कि आज का हमारा लास्ट प्रावधान, जो कि बताता है प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस, ठीक है। प्लेस ऑफ ट्रायल, अब ट्रायल की क्या प्लेस होगी, कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा? वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस, जहां एक कार्य जो हुआ है, मतलब एक अपराध जो हुआ है वो बाय रीजन ऑफ रिलेशन इन अदर ऑफेंस, की एक कार्य जो हुआ है उसका रिलेशन किसी अन्य ही अपराध से है, तो अब उस केस में क्या जुरिडिक्शन बनेगी? तो सेक्शन 200 हमें बताएगा। बॉडी देखिए, when an act is an offense by reason of its relation to any other act which is also an offense। अब एक जो कार्य जो अपराध लग रहा है, वो कार्य अपराध क्यों लग रहा है? क्योंकि उसका सीधा सीधा संदर्भ है एक दूसरे कार्य से, और वो दूसरा कार्य क्या है? वो अपराध है, ठीक है। अब देखिए, और which would be an offense if the doer were capable of committing an offense, या फिर एक कार्य, ठीक है, अपराध होता अगर कि जो डूअर है, जो करने वाला है उस कार्य को, वो क्या होता? वो सक्षम होता, वो बिल्कुल कैपेबल होता उस अपराध को करने के लिए। अब देखिए,
द फर्स्ट मेंशन ऑफेंस में बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन ईदर एक्ट वाज डन। तो अब जो पहला कार्य हुआ है ना, जो पहला कार्य हुआ है, अब उस कोर्ट में उस अपराध की इंक्वायरी और ट्रायल चलाई जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 200। दोबारा पढ़ देता हूं, ये थोड़ा ट्रिकी सेक्शन है। देखिए, प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस। तो अब प्लेस ऑफ ट्रायल क्या रहेगी एक अपराध की, जहां एक एक्ट हुआ है और वो एक्ट अपराध है। ठीक है, और वो अपराध इस कारणवश ही है, इन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस। अब जो एक्ट, जो अपराध बन रहा है ना, वो अपराध इसलिए बन रहा है क्योंकि उसका लेना देना सीधा किसी दूसरे अपराध से, किसी दूसरे ऑफेंस से। अब देखिए बॉडी, दोबारा पढ़ता हूं, व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ इट्स रिलेशन टू एनी अदर एक्ट। जब एक एक्ट, जो एक कार्य एक व्यक्ति ने किया है, वो अपराध है, सिर्फ इस वजह से वो अपराध, इस कारणवश वो अपराध बन रहा है, ऑफ इट्स रिलेशन, क्योंकि उसका संदर्भ सीधा सीधा किससे है, टू एनी अदर एक्ट, किसी और एक्ट से। मतलब एक एक्ट अपराध इसलिए बन रहा है क्योंकि कोई दूसरा एक्ट उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अब देखिए, विच इज ऑल्सो एन ऑफेंस, और जो दूसरा एक्ट उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना, वो भी अपराध है। अब देखिए, और विच वुड बी एन ऑफेंस इफ द डूअर वर कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। तो जो पहले वाला एक्ट हो रहा है ना, ठीक है, अगर वो उस पहले वाले एक्ट जो अपराध बन रहा है, वो अपराध सिर्फ किसी दूसरे एक्ट की वजह से बन रहा है, जो वो भी अपराध है। या फिर क्या है, और विच वुड बी एन ऑफेंस इफ द डूअर वर कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। या एक एक्ट जो हुआ है ना, जो अपराध बन रहा है, वो अपराध होता अगर जो डूअर है, जो एक्ट करने वाला है, वो कैपेबल होता अपराध करने के लिए। देखिए, द फर्स्ट मेंशन ऑफेंस में बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट। जो फर्स्ट मेंशन ऑफेंस है ना, जो कि इनकम्प्लीट है, जब तक कि दूसरे अपराध को उसके साथ मिंगल ना किया गया हो, ठीक है, मिलाया ना गया हो। तो देखिए, जो फर्स्ट मेंशन अपराध है, उसको इंक्वायरी, उसकी इंक्वायरी और उसकी जो ट्रायल है, वो उस अदालत द्वारा होगी जिसकी लोकल जुरिडिक्शन में वो एक्ट हुआ था। ठीक है, ईदर एक्ट वाज डन। अब दो अपराध है, मान के चलिए, दो कुछ ऐसे एक्ट हैं, मतलब वो एक एक्ट है, वो अपराध उतना पुख्ता अपराध बन नहीं पा रहा है, लेकिन दूसरा जो एक्ट है ना, अगर एक एक्ट और दूसरा एक्ट मिल जाएंगे तब वो अपराध बनेगा, तब वो अपराध बनेगा। तो अब क्या हुआ, तो अब ईदर एक्ट वाज डन। जहां पहला अपराध जो इनकम्प्लीट है दूसरे अपराध के बिना, और दूसरा अपराध जो इनकम्प्लीट है पहले अपराध के बिना, ऑफेंस के बिना, तो अब जिस भी ईदर एक्ट वाज डन, अब जिस भी इलाके में लोकल जुरिडिक्शन में उस फाइनल, मतलब दोनों एक्ट जहां भी किए गए थे, वहां की लोकल जुरिडिक्शन बन जाएगी, क्षेत्रफल बन जाएगा इंक्वायरी और ट्रायल के लिए। ठीक है, आगे समझ में आपको। तो मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए एक गुरुग्राम में एक गोदाम है जो कि घी बनाता है। अब जो गुरुग्राम में जो गोदाम है जो घी बनाता है, वो क्या करता है, वो अडल्ट्रेशन वाला, मतलब मिलावटी घी बनाता है, जिसमें की बीमारियां होने का बहुत रिस्क है। तो अब क्या होता है कि भाई पुलिस डिपार्टमेंट वालों को सूचना मिल जाती है कि भाई जो गुरुग्राम में एक घी बनाने की कंपनी चल रही है, वो मिलावटी घी बनाती है। तो अब क्या हुआ, गुरुग्राम पुलिस ने रेड मारी उस कंपनी में। अब मटेरियल पकड़ा, ठीक है, मान के चलिए 200 डब्बे घी के पकड़ लिए गुरुग्राम पुलिस ने। पर अब जिस अक्यूज को पकड़ा गया ना, उसने जानकारी दी कि सर, वो मान रहा है, वो एडमिशन दे रहा है अपना कि सर, ये जो घी है, ये क्या है, हम मिलावटी तो ये जरूर होगा, लेकिन ये जो अभी ये जो 200 डब्बे घी हमने रेडी किए हैं, ये मिलावटी होगा, लेकिन रोहतक से इसका जो सब्सटेंस है, जो कि इसको अडल्ट्रेशन करेगा, इसमें मतलब बीमारी वाले पदार्थ ऐड करेगा, वो सब्सटेंस रोहतक से लेके आते हैं हम। तो अब क्या हुआ, अब जो गुरुग्राम में जो घी पकड़ा गया है, वो तो प्लेन घी है। वो तो जब तक उन्होंने एडमिट कर लिया, कि उसने कबूलनामा स्वीकारोक्ति कर लिया कि जब तक ये घी पॉइजनस नहीं होगा, जब तक कि वो रोहतक वाली सब्सटेंस इसमें मिल ना जाए। और वो आज से नहीं कर रहे, ये रोहतक वाली सब्सटेंस आज से नहीं कर रहे वो, अब तो वो रेड पड़ी है भाई। उस रेड पे यह हुआ कि जो घी था वो पॉइजनस नहीं था, पर लेकिन एक्यूज ने स्वीकारोक्ति एडमिशन दे दिया, पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन दे दी, जो कि डिस्क्लोजर कर दिया कि हमारा जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो रोहतक से सप्लाई होता है। तो अब गुरुग्राम वाला अपराध जो रोहतक से पॉइजन आना है उसके बिना इनकम्प्लीट है, और रोहतक में जो पॉइजन है वो गुरुग्राम में घी में मिलना वो इनकम्प्लीट है। तो अब दोनों रोहतक वाले केस की भी, मतलब कोर्ट की भी जुरिडिक्शन बन जाएगी और गुरुग्राम कोर्ट की भी जुरिडिक्शन बन जाएगी। ठीक है, अब लेकिन जब तक वो पॉइजन जो रोहतक में है वो गुरुग्राम वाले घी में डिब्बों में नहीं मिलेगा, तब तक वो अपराध पूरा नहीं बनेगा। और जब तक गुरुग्राम वाला घी उस रोहतक वाले पॉइजन में नहीं मिलेगा, जब तक रोहतक वाले का भी पूरा कंप्लीट ऑफेंस नहीं बनेगा। तो यही कह रखा है कि एक अपराध को पूरा होने के लिए दूसरे अपराध का कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन जरूरी है। दोनों अपराध जब मिंगल हो जाएंगे तभी एक फाइनल एक्ट बनेगा, एक पूरा अपराध बनेगा। तो ये क्या होता है, तो यही
इंक्वायरी कर सकता है, गुरुग्राम वाला कोर्ट भी इस विषय में, इस अपराध में, और रोहतक वाला कोर्ट भी ट्रायल भी कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 200 ऑफ दी, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया। तो इसी के तहत आज की हमारी लेक्चर खत्म होता है, जिसमें मैंने आपको सेक्शन आज कौन कौन से पढ़ाए हैं। देखिए मैंने आपको सेक्शन पढ़ाए हैं आज सेक्शन 194 से लेकर सेक्शन 200 तक, और BNSS की मैंने आज आपको, ठीक है, 194, 195, 196, 197, 198, 199 और 200 मैंने आज आपको 7 प्रावधान अच्छे से पढ़ा दिए हैं। और हमने हमारा जो चैप्टर 14 है, ठीक है, जुरिडिक्शन वाला टॉपिक, वो चालू कर दिया है। तो कल से हम सेक्शन 201 BNSS के आगे वाले प्रावधान पढ़ेंगे, जितने हमसे हो सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट है किसी भी प्रावधान में, प्रोविजन में, तो आप मेरे से ईमेल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश 100% करूंगा। ठीक है, ईमेल पे आप कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल है। तो ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।